मुआशी मैदान से फिर गुड न्यूज। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की आमद, सऊदी अरब और अमारात की जानिब से सरमायाकारी की खबरें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हलचल, इंडेक्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर, सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर मजीद अच्छी खबरों की उम्मीदें हैं। शरह सूद 22% पर बरकरार, गवर्नर स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारे में कमी की नवीद सुना दी। रवा माली साल GDP ग्रोथ 3% रहने की पेशगोई की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुआशी मैदान से। ये फिर गुड न्यूज़ है, चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की आमद, सऊदीया और अमारात की जानिब से सरमायाकारी की खबरें भी हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, आज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, क्या देखते हैं आइंदा ये सी पैक से जो चाइना के वफ्द की आमद है पाकिस्तान में, क्या मज़ीद इम्कानात हैं बढ़ने के इंडेक्स को? मैं समझे ये इंशाल्लाह 50,000 की भी हद तोड़ देगा और नए हाई बनाएगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की अल्लाह ताला ने ये साल बड़ा अच्छा फिस्कल ईयर जब से हुए, आपको अच्छी खबरें आ रही हैं। और खासकर चाइना ने जो अपना सेकंड फेज है सी पैक का, वो आप देखेंगे बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाली है उसके ऊपर। और $60 बिलियन चाइना ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और दूसरा जो आपने सऊदी का और दुबई, कतर, बहरीन का कहा है, वो स्पेशल काउंसिल बन गई है, उसमें लॉ में भी अमेंडमेंट हो रही है। अभी हुकूमत जाते जाते उस लॉ को अमेंडमेंट करेगी और जो कि ख्वाहिश थी, तो बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आएगी जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। उनके मुतालबे यही था, पिछले 2 साल से सहन था, लेकिन अभी हुकूमत ने उसको मुतालबे को मानते हुए जो भी एग्रीमेंट गवर्नमेंट करेगी उसको किसी कोर्ट में या किसी सूबे में चैलेंज नहीं हो सकेगा। यही उनके प्रोटेक्शन थी। और बाकी आपके सामने फौज ने जनरल साहब गए हुए थे दुबई के दौरे पर स्पेशल इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान का GDP डबल हो जाएगा अब आने वाले दिनों में। और एक जो कारपोरेट फार्मिंग खानीवाल में खुल चुके हैं 2200 एकड़ पे, जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से पैदावार को बढ़ाया जाएगा। और इसमें कि 2000 ऐसे मॉडल फार्म बनाए जाएंगे। तो ये एग्रीकल्चर जैसे शोबा है जो कि 6 महीने में आपकी पैसे रिटर्न आते हैं, GDP में इजाफा हो जाता है। तो ये इसी पे हुकूमत जो पूरी मेहनत कर रही है। और आपने देखा इसके इम्प्लीमेंट शुरू हो गए। और उसका दूसरा टारगेट जो है वो IT है। IT पे भी काम $20 अरब की सरमायाकारी जो है पाकिस्तान में 10 की आएगी। और पाकिस्तान को आप देखेंगे 1 महीने बाद जो है स्किल्ड लोग जो अगर ट्रेंड हो जाते हैं और ये अपना काम शुरू कर देते हैं, तो इस वक्त पूरी दुनिया में IT एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों को स्किल्ड करके खुद भी उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जिससे पाकिस्तान को जो है थोड़ी तो GDP बढ़ेगा। और पाकिस्तान की चाइना बैंक भी इस्लामाबाद में आज अनाउंसमेंट हो गया, चाइनी युआन में हमारे $25 अरब की जो है इस वक्त इम्पोर्ट है। अगर सारी की सारी चाइनी युआन में हो जाती है तो हमारा जो डॉलर की डिमांड $25 अरब कम होगी। ये बहुत बड़ा फैसला है जो पाकिस्तान हुकूमत ने करना है। और मैं समझता हूँ इस पर अमल भी हो जाएगा, बहुत जल्द ऐलान भी हो जाएगा। और हुकूमत इसमें वर्किंग कर चुकी है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ट्रेड पिछले 6 महीने से सरप्लस जा रहा है। और पाकिस्तान की तारीख में 28 महीने में पहली दफा करंट अकाउंट आपको प्लस हुआ है। तो ये सारी अच्छी खबरें जो पाकिस्तान को अपने पाँव में खड़ा होने का मौका फराहम कर रही है। तो मलिक साहब, गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया अभी कुछ देर पहले कि रवा माली साल में जो GDP ग्रोथ है वो 2 से 3% रहेगी। तो इसमें क्या मजीद इजाफा होगा अगर सरमायाकारी आएगी, और किस हद तक इजाफा देखा जा सकता है? देखो, मेरे हिसाब से ज़ाहिर गवर्नर साहब एक पूरी टीम है और सारे PhD है माशाल्लाह, बोरी फाइनेंस की बैठे हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह जो मेरी प्रिडिक्शन है, इंशाल्लाह 4 से 5% में हमारी GDP अगले साल होगी। क्योंकि ये जो हमने एग्रीकल्चर को बेस बनाया, यही हमारी बेस था, इसको हमने बनाया। तो हमारी यानी कहते हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी की ऐसी हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हमारी मैशत की। तो अब इस हड्डी को इन्होंने जोड़ा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आप बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। $112 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसी तरह सऊदी और दुबई ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहते थे, वो सारे जितने भी हडल थे खत्म हो चुके हैं। और उनकी तमाम मुतालबे मानने के बाद MOU जो था उसमें जल्दी आप देखेंगे एग्रीमेंट हो जाएगा। तो 4 ऑयल रिफाइनरियाँ फौरन लगनी है पाकिस्तान में। यूं ही अरामको भी लगेगी, उसके बाद चाइना ने काम भी लगाएंगे, दुबई और कतर भी लगाने को तैयार है। तो ये बहुत बड़े फैसले जो होने हैं। और ग्वादर पोर्ट का भी इफ्तिताह हो चुके हैं, आप देखेंगे इंटरनेशनल फ्लाइटें भी होगी। और सबसे बड़ी खबर है जो कि उज्बेकिस्तान से जो है 700 किलोमीटर की लाइन पर बिछाई जाएगी, जो कि गैस है, बड़ी सस्ती गैस है, जो कि पाकिस्तान भी लेगा और दुनिया को भी प्रोवाइड करेगा बरादारी की शक्ल में। वे ऐसे फैसले हैं जो कि बड़े डिले हो रहे थे और आज पर वक्त फैसले हो चुके हैं। इसके इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएगा।
ٹھیک ہے ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی جوائن کیا ہے راجہ کامران ہمارے نمائندے نے کراچی سے. کامران بتائیے گا اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئی اور دوسری جانب شرح سود بھی گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہا گیا کہ 22% برقرار رہے گی. تو کیا کہتے ہیں معاشی ماہرین اس حوالے سے؟ دیکھیے پاکستان نے جو اپنی معیشت کے حوالے سے ایک برا وقت گزارنا تھا وہ گزار لیا ہے، اور اب پاکستان کی معیشت کے لیے ایک کافی اچھے جو اقدامات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. گو کہ یہ حکومت جو ہے اس کی چند دن رہ گئے ہیں اس حکومت کو ختم ہونے میں، مگر یہ دیکھیں کہ ہر طرف سے جو ہے پاکستان میں سرمایہ کار آ رہے ہیں. اب چینی سرمایہ کار آئے ہیں اور چین کے نائب آئے ہیں شی جن پنگ کے. یہ ایک بہت بڑا وزٹ اور بہت سگنیفیکنٹ وزٹ ہے اس وقت جبکہ حکومت ختم ہو رہی ہے. پاکستان ایک ٹرانزیشن موڈ میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم جو مارکیٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ بات بھی بتا رہا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس مائنز اینڈ منرلز کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، معدنیات پاکستان میں بہت زیادہ ہیں مگر ان کو نہیں نکالا گیا. تو اب اس کے حوالے سے بھی جو ہے ایس آئی ایف سی کے تحت جو ہے ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس کو کل جو ہے جس میں پرائم منسٹر بھی شریک ہوں گے، اور اس میں معدنیات کے حوالے سے نہ صرف وہ کمپنی جو کہ پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہے بیرک گولڈ، بلکہ دیگر جو بڑی کمپنیاں ہیں مائننگ کے حوالے سے وہ بھی اس کانفرنس میں آئیں گی. اس میں بہت سے دوست ممالک کی جانب سے جو ہے منسٹریل لوگ بھی شریک ہوں گے. سعودی عرب کا ایک بہت بڑا وفد آ رہا ہے جو کہ پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان میں ایک نہ صرف ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں بہتری نظر آ رہی ہے، پاکستان میں ہمیں جو ادائیگیوں کے توازن ہے اس میں بہتری نظر آ رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں بہتری نظر آ رہی ہے. اس سب کی بہتری کی وجوہات یہ ہیں کہ حکومت نے ایسے اقدامات لیے ہیں جو بہت عرصے سے پینڈنگ تھے اور جن کی وجہ سے جو بیسک پاکستان کی معیشت تھی وہ نہیں چل پا رہی تھی. جیسے ہماری اب اگر مائنز اینڈ منرلز کی ہماری انڈسٹری چلتی ہے تو اس سے ہمارے جو دور دراز افتادہ علاقوں کی لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا. اسی طرح سے جو پاکستان میں کاپر کی جو ریفائننگ انڈسٹری ہے وہ لگے گی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم بیرک گولڈ اور ریکوٹیک سے جو کاپر نکالیں گے، دنیا کا جو نیا ایندھن ہے وہ کاپر ہے، اور کاپر کے ذریعے جو ہے اب تمام ملک ترقی کریں گے اور اس کے اب لوگ اسٹریٹجک ذخائر بنا رہے ہیں. کیونکہ آنے والے مستقبل میں جیسے جیسے ہم فاسل فیول سے ہٹیں گے اور الیکٹرک گاڑیوں اور الیکٹرک آلات کی طرف آئیں گے تو اس کے لیے ہمیں کاپر درکار ہوگا. تو مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب ایک جو اکانومی کی ایک ہوپ ہے وہ نظر آ رہی ہے. وہ ہوپ جو ہے ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں بھی جو ہے ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے کامران، یہ صدر کا جو چینی نائب وزیر اعظم کا جو دورہ ہے اس کے بعد سعودی اور امارات کی جانب سے جو سرمایہ کاری کی گئی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں آج بڑی ہلچل ہوئی. 2 سال میں جو ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچی اسٹاک مارکیٹ. تو اسٹاک مارکیٹ میں کیا کہتے ہیں ماہرین؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں اب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے اگر کوئی بھی سرمایہ کار پاکستان میں آتا ہے تو وہ اسٹاک مارکیٹ میں جو کمپنیز ہیں ان کے کاروبار میں بڑھاوا نظر آئے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی کمپنی آتی ہے تو وہ جو پاکستان میں بنی ہوئی گاڑیاں ہیں ان کو استعمال کرے گی، ان کی خریداری کرے گی، اور اس وجہ سے جو آٹو موبائل سیکٹر ہے اس میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. مستقبل میں اس کے شیئرز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تاکہ مستقبل میں اس کے شیئرز کی قیمت بڑھ رہی ہے. راجہ کامران ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے فاروق سلیم صاحب ہے، ماہر معیشت. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا جی ڈی پی رکھ دی گئی کہ 2 سے 3% رہے گی. کیا دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بہتری کا گراف کتنا اوپر جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو بھی ملک آئی ایم ایف کے پیکج میں ہوتا ہے وہاں پہ بجٹ کی کٹوتی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ معیشت کو سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پہ شرح سود جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہوتی ہے. تو مجھے آنے والا وقت جو ہے اس میں کوئی خاص پاکستان کی معیشت کے اندر گروتھ تو نظر نہیں آتی جو جی ڈی پی کا آپ نے ذکر کیا. ٹھیک ہے فاروق صاحب، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے جیسا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی آگاہ کیا. اس سے معاشی بحالی کے سفر میں کتنی مدد مل سکتی ہے؟ جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونے کا جو ایشو ہے وہ مثبت ایشو ہے. اس کے نتیجے میں نظر یہ آتا ہے کہ روپے کی قیمت جو ہے وہ بھی اتنی تیزی سے نہیں گرتی اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے. ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں حکومت کی جو پالیسی رہی ہے وہ پالیسی یہی تھی کہ امپورٹس کے اوپر رکاوٹیں لگا کے رکھنی ہیں، ریسٹرکشن کر کے رکھنی ہے. لیکن جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے کیا ہے اس میں ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ امپورٹس کے اوپر ریسٹرکشن جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کر دی جائیں. میرا خدشہ یہ ہے کہ اگر جیسے جیسے
इम्पोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, रुकावटें जो हैं वो कम की जाएंगी, इम्पोर्ट्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और करंट अकाउंट का जो खसारा जिसमें इम्प्रूवमेंट नजर आई है वो शायद ज़्यादा देर पा ना रहे। तो सऊदी और अमारात की जानिब से सरमाकारी की सूरत में मईशत पर कितना असर पड़ सकता है फारूक साहब? जी, ये एक बहुत बड़ा ओपनिंग हो रही है। जो यूएई है उनके पास जो सॉवरेन वेल्थ फंड हैं वो कोई 700-800 अरब डॉलर लेके बैठे हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया कोई 400 अरब डॉलर का सॉवरेन फंड लेके बैठा है, और वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हैं, उनको मौके ढूंढ रही हैं कि अच्छे मौके उनको कहाँ पे नजर आएंगे। पाकिस्तान ने जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, उसके नतीजे में एक पैगाम आलमी सरमायाकारों को भेजा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है, जो तसलसल है पॉलिसीज का, वो कायम रखा जाएगा, और अगर पॉलिसी कंटिन्यूटी रहती है तो फिर पाकिस्तान जो है वो मजीद इन्वेस्टमेंट बैरूनी ज़राए से अट्रैक्ट कर पाएगा। ये मस्बत पहलू है। जो इसमें मनफी जो इशारिया नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इनपुट की कीमत है, ख़ास तौर पे जो बिजली और गैस की कीमतें हैं, वो हमारे हमसाय मुल्क से कहीं ज़्यादा हैं, 30 से 35% ज़्यादा महंगी हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो पाकिस्तान आएगा वो ये सोचेगा कि अगर बिजली और गैस की कीमतें महंगी हैं तो फिर वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको किस तरह दुनिया में बेच पाएगा। तो फारूक साहब, आईएमएफ की तरफ से जब कर्ज आया उसके बाद डॉलर की कीमत जो है वो कम हुई, और मुआशी माहरीन की जानिब से कहा गया कि जो डॉलर है अब नीचे आना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखने में आया डॉलर बढ़ता गया और फिर कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से कमी नहीं हो रही जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो आप क्या देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर कहाँ पर होगा? देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि जो इकोनॉमिक इमरजेंसी थी वो मुलतवी हो गई है, वो ख़त्म नहीं हुई। जो डिफ़ॉल्ट के खदशात थे वो डिले हो गए हैं, वो टल गए हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत, नई हुकूमत आएगी या बुरी हुकूमत आएगी, फिर मुंतखब हुकूमत आएगी, क्या वो बुनियादी माशी ढांचे के अंदर जो इस्लाहात की ज़रूरत है उसको उनको लाने में कामयाब होगी या नहीं। डॉलर की कीमत का फ्यूचर बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब तक पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो 70-71 बिलियन डॉलर पे रहती हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 30-31 अरब से नहीं बढ़ पाती, तो रुपए के ऊपर प्रेशर जो है वो जारी रहेगा। ठीक है फारूक साहब, हमारे साथ ही रहेगा। मलिक बोस्तान साहब की तरफ दोबारा बढ़ूंगा। मलिक साहब, फारूक साहब का ये कहना है कि आइंदा कुछ जो दिनों में अदवार में कहा जा रहा है कि बेहतरी आएगी, इतनी जल्दी बेहतरी नहीं आएगी, क्या कहेंगे आप? मलिक साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। राजा कामरान की तरफ बढ़ूंगा। राजा कामरान, जैसे कि माहिर मईशत फारूक सलीम साहब की जानिब से भी कहा गया कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे तक तो बेहतरी नहीं नज़र आती, लेकिन उसके बाद शायद गवर्नमेंट बदले और उसके बाद गवर्नमेंट बदलने के बाद कुछ इशारे जो हैं वो मुस्बत हो सकते हैं। देखिए, फारूक सलीम साहब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर इसमें आप एक बात SIFC की जो है उसको आप देखें कि वो कंटिन्यूटी के एक सिक्योरिटी और कंटिन्यूटी की दो चीजों को गारंटी कर रही है, जो स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल है। और वो जो वादे इस वक्त हुकूमत करके जा रही है, जो अपने फ्रेम को सेट करके जा रही है, और जिस तरह से वो सऊदी इन्वेस्टमेंट और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है, इसके अलावा जो माइनिंग के शोबे में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो एक हमें लग रहा है कि एक होल पैकेज को अट्रैक्ट किया गया है। अब वो एक ट्रांजिशन मोड में जरूर चला जाएगा, तब तक कि तमाम जो है इसकी पेपर वर्क मुकम्मल होंगे। जब तक पाकिस्तान में इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा तो ये तमाम पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका होगा, और उसके इंतखाबात के फौरन बाद जो है नई हुकूमत जो है इसको लेकर आगे चलेगी। मगर ये बात ठीक है कि ये बतदरीज अमल ही होना चाहिए, इसमें ओवर हीटिंग का अंसर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम से डिमांड हमारी इतनी बढ़ जाए कि उसको पूरा करना हमारे बस में ना हो और हमें फिर शरह सूद बढ़ानी पड़ जाए। तो इकोनॉमी को हमेशा ओवर हीट होने से भी बचाना चाहिए। इस वजह से बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इकोनॉमी को बतदरीज
बढ़ाया जाए, मगर जो 2 या 3% का जो हदफ रखा था, अब अगर ये तमाम इकदामात होते हैं तो पाकिस्तान की मईशत इससे ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। इसमें आप इस बात को निगलेक्ट ना करें कि पाकिस्तान में जो सब्ज इनकलाब की बात हो रही है, पाकिस्तान में जो मुसल्लह फौज की जानिब से एक ज़राअत में इन्वेस्टमेंट हो रही है, पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ज़राअत को ट्रांसफॉर्म करने की ये एक कोशिश है। जब ये तमाम जो जदीद इक्विपमेंट है इन जदीद फॉर्म्स में आएगा तो बतदरीज ये हमारे जो फार्मर हैं, जो दूसरे जिनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग्स है, वो इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत ने कर दिया है, SIFC के तहत भी हुआ है, उसमें 3-4 चीजें हैं। नंबर 1, माइनिंग का शोबा, उसको जो है उभारा जा रहा है, उसमें जो है नए सरमायाकार लाए जा रहे हैं। नंबर 2, ऑयल की रिफाइनरी के शोबे में और दीगर शोबाजात में जैसा कि सऊदी अरब और UAE की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ज़राअत के शोबे में भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुस्बत सिनेरियो मौजूद है, मगर इसमें थोड़े से इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं जिसके और हिकअप्स हैं, और ये हिकअप्स के बगैर और थोड़ी सी मुश्किलात के बगैर कोई भी चीज तरक्की नहीं होती। ये कोई प्लेट में रख के दी जाने वाली चीज नहीं है कि आपके पास रेडी टू कुक खाना आ गया है। हमें इसको जो है फायदे उठाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपने ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना होगा। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान में तालीम का एक इशू है, जिसके लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ें। और दूसरा हमारे पास इशू जो है वो स्टंटिंग का है। जब ये ज़राअत पर हम बहुत तेजी से अपने काम करेंगे और ज़रई इजनास की जो पैदावार है उसको बढ़ाएंगे तो उससे हमारी मईशत जो है बहुत तेजी से ग्रो करेगी और देही इलाकों में जो खुराक की किल्लत और स्टंटिंग के मसाइल हैं वो हल होंगे। इस तमाम पूरे सिनेरियो से पाकिस्तान में ओवरऑल एक तरक्की का एक रुझान होता हुआ नजर आएगा। मगर बात ठीक है कि इसमें बहुत सी अगर और मगर हैं, मगर हमें हमेशा जो है एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देकर चलना चाहिए, अपनी इकोनॉमी के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, अपनी मईशत के हवाले से। इसमें जो रुकावटें हैं उसका काम उसको दूर करना हुकूमत का काम है, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का काम है, सिक्योरिटी और जो दीगर मामलात हैं वो हमारे मुसल्लह फौज और दीगर इदारों का काम है। सबको मिलकर एक बाहिमी सिंक्रोनाइजेशन के साथ, बाहिमी ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करनी होगी, तब आगे बढ़ेंगे। अगर मिनिस्ट्रीज ये पूरी इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक फुलफिल नहीं हो सकेगी जब तक तमाम मिनिस्ट्रीज मिलकर प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगी। अगर हमने, जैसे आज मुसद्दिक मलिक की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, इस्लामाबाद में उन्होंने की है, तो उन्होंने कहा कि जी हम जो रेड कारपेट है वो देंगे अपने सरमायाकारों को, उनको सुर्ख फीते से निकाल के, रेड टेपिज्म से निकाल के कालीन देंगे, यानी उन्हें जो है हम मेजबानी करेंगे उनकी जो है, अब उन्हें दफातर में जगह जगह ख्वार नहीं होना पड़ेगा। हुकूमत एक SIFC के तहत एक 1 विंडो ऑपरेशन जो है इन्वेस्टर्स के लिए ला रही है, और इस 1 विंडो ऑपरेशन में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तमाम की तमाम जो भी फैसिलिटेशन है वो वजीर आजम हाउस से होगी। इसी तरह से इंडिया में मोदी ने भी किया, इसी तरह से दीगर मुल्कों में भी 1 विंडो ऑपरेशन दिया गया है इन्वेस्टर्स को, और तभी इन्वेस्टर आता है जब आप उसको 1 विंडो ऑपरेशन देते हैं। गुज़िश्ते चंद साल में ऐसा हो रहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी थी, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, वो जगह जगह घुमा रही थी सरमायाकारों को, उनको अपने दफातर के बाहर बिठाया जाता था छोटे छोटे NOC को लेने के लिए। पाकिस्तान को अगर अपनी सरमायाकारी को अट्रैक्ट करना है और जो वादे हमारे दोस्त मुल्कों ने हमसे किए हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें उनको 1 विंडो फैसिलिटी देनी है, उसके लिए उन्हें हमें 1 विंडो फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। राजा कामरान हमारे साथ रहेगा, अभी हमें ज्वाइन किया है अली सलमान, माहिर मईशत हैं। अली सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, गवर्नर स्टेट बैंक ने दरामदात पर पाबंदी खत्म करने की खुशखबरी सुनाई है, तो क्या इंपोर्टर्स के अब तहफुजात दूर हो सकेंगे? अली सलमान साहब आपसे सवाल कर रहा हूं कि गवर्नर स्टेट बैंक ने दरामदात पर पाबंदी खत्म कर दी है, तो क्या इससे इंपोर्टर्स के तहफुजात दूर हो सकेंगे? अली सलमान से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। दोबारा राजा कामरान की तरफ बढ़ूंगा। कामरान, जैसा कि अभी मैंने अली सलमान साहब से भी सवाल किया कि गवर्नर स्टेट बैंक ने दरामदात पर पाबंदी ख़त्म की है, तो क्या इससे इंपोर्टर्स के तहफुजात दूर होंगे?
पाकिस्तान में इंपोर्ट्स जो है ना वो दो तरह की होती हैं। पहली एक कमर्शियल इंपोर्ट होती है जिसमें हम बहुत ही लग्जरी किस्म की चीजें मंगवाते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है बेस इंडस्ट्री चूंकि मौजूद नहीं है, तो हम बहुत सी ऐसी चीजें इंपोर्ट करते हैं जिनमें वैल्यू एडिशन करके हम या तो लोकली इस्तेमाल करते हैं या हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो ऑटोमोबाइल की सनत है, तो उसकी बहुत सी चीजें जो है हम इंपोर्ट करते हैं। कुछ आलात यहाँ पे भी इस्तेमाल बनाए जाते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं और उसको इंपोर्ट करने के बाद उसको वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको गाड़ी को जो फरोख्त करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी जनरेट करती है। ऑटोमोबाइल की सनत हो गई। इसी तरह से हमारे पास अद्वियात साजी की सनत है। अद्वियात साजी की सनत में हमारे पास जो अद्वियात है उनको बनाने की तो फैक्ट्रियां मौजूद हैं, मगर उन फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले जो बेस मटेरियल है, जो बेस केमिकल है, वो पाकिस्तान में नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बन रहा वेस्ट मटेरियल। बहुत शुक्रिया राजा कामरान, नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। मलिक बोस्तान चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन, अली सलमान माहिर मईशत और फ़ारूक सलीम साहब थे हमारे साथ माहिर मईशत, हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।